तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो वास्तुशास्त्र है ये अंधविश्वास है या ये रियल साइंटिफिक रीजन है आपके पास कुछ? देखो, बेसिकली अगर आसान भाषा में बोलूँ ना, आई एम रियली अमेज कि जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु हमारे पूर्वजों ने दे के किया है, ये एक हमारे लिए वरदान है। क्योंकि यहाँ पे आपको इतना डिटेल एनालिसिस किया हुआ है आपके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, जो हमारी सृष्टि है उसके बारे में। साउथ में एक ऐसा स्पॉट है जो सबसे बढ़िया, जिसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। अगर साउथ में वो स्थान पे आपका दरवाजा रहे, एंट्रेंस, तो आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं। जिन लोगों के लाइफ में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज कभी आ जाती है, Right. तो वो नेगेटिव एनर्जीज को अगर आपको दूर भगाना है तो वास्तु का रोल है क्या? सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि नेगेटिव एनर्जी होती है क्या, तो मैं कहूँगा 100% होती है, और ये हमको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो या किसी शमशान भूमि में जा रहे हो। हॉस्पिटल कितना भी बड़ा या 5 स्टार होने दो, वहाँ जाने के बाद आपके मन में डर नहीं लगता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू का एटमॉस्फेयर ऐसे होता है। लेकिन आप किसी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्रेश लगता है। तो कोई ना कोई तो एनर्जी हर जगह काम करती है। कौन से स्टोरेज ऑफ 45 फैक्टर्स है, तो कौन से लोकेशन पे कौन से टाइप की एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, यहाँ तक डीपली एनालिसिस हुआ है। तो वो जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि आपका वास्तु में रूम यहाँ पे होना चाहिए, किचन यहाँ पे होना चाहिए, वो सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है। और वो क्या करते हैं, तो आपका एनर्जी मैपिंग करते हैं कि आपकी एनर्जी और आप जो काम करने वाले। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी धीरू भाई के बेटे हैं और अनिल अंबानी भी धीरू भाई के बेटे हैं। दोनों के पास संपत्ति बराबर बराबर हिस्सा बांटा गया था। बट ऐसा उनके केस में क्या हुआ रहेगा? दोनों की, जो मुकेश भाई और अनिल भाई की लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस क्या है कि अनिल भाई आज बैंकरप्सी की तरफ है? जितना मुझे पता है, जो मुकेश अंबानी का घर बना है वो वास्तु के हिसाब से बना है। प्लीज वेलकम अनूप तिवारी जी। अनूप जी, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। एक और चीज़ अनूप जी, शुरू करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की और क्यों की? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, बेसिकली एक आम इंसान की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया और फिर अपना जॉब बिजनेस शुरू हो गया था। कुछ टाइम बाद ऐसे लगा कि फाइनेंशियल मार्केट में आना चाहिए। फिर पिछले 15-20 सालों से मैं फाइनेंशियल मार्केट में था, स्टॉक मार्केट में सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ, तो वो भी काम कर रहा था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ और चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं। मतलब हर आदमी आजकल 12 घंटा, 15 घंटा, 20-20 आवर्स कुछ काम कर रहे हैं जी। लेकिन सबको सेम सक्सेस नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग हैं जो उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे, फिर उतना मेहनत नहीं कर रहे, फिर भी वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है जो हम लोग मिस कर रहे, और नॉर्मली हम उसको बोलते कि लक है, कि मेरा लक है या उसका लक है। तो मैंने सोचा मुझे पहले सर्च करें लक होता क्या है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जिसे हम लोग ढूंढ सके कि लक क्या होता है, उसको बढ़ाए कैसे और कैसे जाना जाए कि आपका लक फैक्टर क्या है। फिर वहाँ से मैंने शुरू किया और फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी, और आई एम रियली अमेज कि जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु हमारे पूर्वजों ने दे के किया है, ये एक हमारे लिए वरदान है जी। क्योंकि यहाँ पे आपको इतना डिटेल एनालिसिस किया हुआ है आपके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, जो हमारी सृष्टि है उसके बारे में। तो अगर हम लोग डिटेल स्टडी कर ले तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ, लक फैक्टर क्या है और कौन डिसाइड करता है कि आपका लक फैक्टर क्या है और आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर जो मैंने एस्ट्रोलॉजी, मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर मैं वास्तु में आया। फिर क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था ना कि लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे किस कारण आ रहे जी। या उनकी कुंडली में प्रॉब्लम है, या फिर वो जहाँ पे रह रहे वहाँ पे इशू है। बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि मैं कुंडली चेक कर लेता हूँ और कुंडली सब अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से कुछ जगह शिफ्ट करते और इशू आ जाते। तो फिर हमें लगा कि नहीं, वास्तु में भी कुछ होना चाहिए। फिर इसलिए हमने जो शुरू किया एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का। जी। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम इंसान में नहीं होता है, वो जगह में होता है जहाँ पे वो काम कर रहा है जी। और तो ये बिजनेस भी है और घर भी है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये पैरेलली काम करती है। अगर किसी का घर सही नहीं है तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता अगर है। बिजनेस में अगर वो अच्छा कर रहा है पर घर में अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो दोनों इश्यूज देखिए, हमारी लाइफ ही इंटरकनेक्टेड है जी। हमारा माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मन अच्छा है या फिर हम लोग माइंड से फ्रेश है तो हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम खुद क्या है जी। उसके बाद जहाँ पे हम लोग रह रहे, वास्तु ऑलमोस्ट हम लोग लाइफ का 50% पोर्शन हमारे घर में रहते, वहाँ जाने के बाद ही आपको एनर्जीज नहीं मिल रही है, जो एनर्जीज आपके काम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको काम में प्रोग्रेस नहीं मिलेगी जी। या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है, बिजनेस का वास्तु भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग अलग अलग लोग काम करते हैं।
और उनका अगर टीम वर्क मैच करना है, कौन क्या काम कर रहा है, उसको कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है। एक्चुअली वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, ये एनर्जी का साइंस है, इसे हम लोग कह सकते हैं स्पेस एनर्जी इंजीनियरिंग। करेक्ट। क्यों ऐसे? क्योंकि हम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं हमारे सेल्फ को, ह्यूमन बॉडी को, फिर स्टडी करते हैं कि आप जिस एरिया में या फिर आप जिस वास्तु में रह रहे उसका एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ पे कौन सी एनर्जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने हज़ारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने सबका स्टडी करके रखा हुआ है कि हमारे जो नेचर है, हमारा जो अर्थ है, उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आज बोलते हैं, बट उन्होंने उससे पहले ही बता के रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है, सनरेज है, विंड है, ये एनर्जीज है। इसके अलावा हमको तो बस सूरज पता है और जो मून है, हम लोग उसी को देखते हैं तो हमको लगता है कुछ एनर्जी चेंज हो रही है। करेक्ट। लेकिन जो बाकी 9 प्लैनेट्स भी इस सृष्टि में है, उनका भी हम पे इम्पैक्ट होता है और उनका हम पे होता है और हमारे घर में भी होता है। उन्होंने यहाँ तक स्टडी किया था कि अगर कोई एनर्जी आपके घर में आ रही है तो एनर्जी का एंट्रेंस कहाँ से होता है, एनर्जी आती कहाँ से, आपके घर में स्टोर होती है तो स्टोरेज कैसे होता है। अच्छा, स्टोर भी होता है। स्टोर भी होती है। अच्छा, स्टोर होने के बाद बस स्टोर होके रुकती नहीं है। 45 डिविजन्स में आपके वास्तु को, आपके जगह को उन्होंने डिवाइड किया जी। कौन से स्टोरेज ऑफ 45 फैक्टर्स है, तो कौन से लोकेशन पे कौन से टाइप की एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, यहाँ तक डीपली एनालिसिस हुआ है। तो वो जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि आपका वास्तु में रूम यहाँ पे होना चाहिए, किचन यहाँ पे होना चाहिए, वो सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है। बराबर। और वो क्या करते हैं, तो आपका एनर्जी मैपिंग करते हैं कि आपकी एनर्जी और आप जो काम करने वाले। अगर हम लोग एग्जांपल देखें, हमारे घर में क्या होता है वास्तु में, किचन होता है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, किचन होता है, बिल्कुल बेडरूम होता का है। मेन फंक्शन क्या होता है, सोना एक होता है। दूसरा, बेडरूम में जो कपल होते हैं जी, उनका फिजिकल रिलेशनशिप, उनका मेंटल बॉन्डिंग, ये सब कुछ वहाँ पे होता है। नहीं पता। तो वो जो एनर्जी वहाँ पे चाहिए, जी, तो आपके वास्तु में वो एनर्जी कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोर होती है, अगर वहीं पे आपका बेडरूम है तो आपके कपल का बॉन्डिंग अच्छा होगा। तो वो एनर्जी पे डिपेंड करता है एनर्जी कि पे डिपेंड एनर्जी करता जो भी स्टोरेज में है हाँ, वो सही जगह पे है या नहीं है। इसका काम Exactly. एक वास्तुशास्त्री राइट, या एक वास्तु समझने वाला इंसान, और जिसको कर सकता एस्ट्रोलॉजी पता हो, और वो एक इंजीनियर भी हो और साथ में एक एमबीए भी हो, जो बात करे अगर 5 चीज़ों की, अर्थ की, एयर की, स्पेस की, फायर की, जो भी 5 तत्व है उनकी बात करे, और वो बोले ऐसा कि वास्तु इस तरीके से करो कि घर अगर हम लें तो वो वास्तु के हिसाब से लें, राइट, और अगर अपना बिजनेस करें तो वो वास्तु के हिसाब से करें। उसके इम्पैक्ट राइट। और उसके रिजल्ट्स वो आप गहराई से समझते हैं और बताएंगे। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करते हैं शुरू। यस, चलिए। तो अनूप जी, अब मेरे दिमाग में है ना कुछ क्वेश्चंस उठे हैं। राइट, अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये वास्तुशास्त्र मैं देखते आया हूँ, समझते आया हूँ, बट इसके बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मेरे को लगता है कभी कभी ये मिथ है, लोग इस पे अंधविश्वास, मतलब देखिए, हम लोग तो समझते हैं कि आज इंडियंस, एज ए इंडियंस वी अंडरस्टैंड कि रिचुअल्स होते क्या हैं, राइट। बट बाहर के लोगों को ये नहीं समझ में आता है। तो वो करते हैं नहीं करते हैं, आई थिंक दे मस्ट नो अबाउट दिस, बट वो करते हैं या नहीं करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट हम इंडियंस बिलीव करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो वास्तुशास्त्र है ये अंधविश्वास है या ये रियल साइंटिफिक रीजन है आपके पास कुछ, जो आप हमारे ऑडियंस को समझा पाए? देखो, बेसिकली अगर आसान भाषा में बोलूँ ना तो ये अंधविश्वास नहीं, ये साइंस ही है। क्यों मैं साइंस से आपको बोल रहा हूँ? वास्तुशास्त्र में क्या स्टडी किया गया था? वास्तुशास्त्र में स्टडी किया गया था कि हमारे जिस इन्वायरमेंट हम लोग रह रहे वहाँ पे कौन सी एनर्जीज है, वहाँ पे हमको सनलाइट मिलती है, वहाँ पे हमको ये, आजकल हमको ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपना जो अर्थ है नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है, फिर अर्थ थोड़ा टिल्ट है। अब वो जो टिल्ट है ना, वो कौन से डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो वहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो इसलिए वो जो पावर सेंटर बनता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं ईशान्य। ईशान्य, राइट। तो ईशान्य, जैसे ईश मतलब भगवान का स्थान, अब हमको भगवान का स्थान बोला गया था, लेकिन वो क्यों बोला गया था? क्यों हम लोग मंदिर ईशान्य में बनाते हैं? हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी होती है वो सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो हमको दुनिया में एनर्जी मिलती है वो ईशान्य से आती है, तो इसलिए वो एनर्जी हम लोग वहाँ से ग्रैब करते हैं। अब फिर इसने स्टडी क्या किया, हमारे बॉडी को क्या एनर्जी की ज़रूरत है, कौन सा प्लेनेट का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी आएगी तो उसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो ये साइंस ही है ना। यहाँ पे कहाँ अंधश्रद्धा है?
हम लोग बस कुछ लोगों ने क्या करते बीच के कुछ पीरियड में उसका लॉजिक हम लोग बोलना भूल गए, और जब लॉजिक नहीं बोलते तो जब भी कोई नया इंसान आता है उसको लगता नहीं इसके पीछे लॉजिक बताओ। अब मैं आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूँ कि क्या साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अब मैं अगर साइंस के हिसाब से बात करूँ तो साउथ ईस्ट में किचन क्यों होना चाहिए? सिंपल तरीका है, जब सुबह का सूरज आता है तो उसका साउथ ईस्ट की तरफ होता है, और सुबह की जो एनर्जी होती है ना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। मेरे लिए तो विटामिन डी है, विटामिन डी की जरूरी है, Correct. राइट। अब वो जब आपके किचन में आएगा, जो खाना आप बना रहे हो उसमें विटामिन डी आएगा बाय डिफॉल्ट। करेक्ट। वो एनर्जी ऐसी होती है कि खाने के आजू बाजू में जो भी कीटाणु है जो हमको दिखते नहीं है वो वहाँ से मर जाए, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाते। तो ये सब कुछ एनालिसिस उन्होंने करके बोला ना साउथ ईस्ट में होना चाहिए। बस उन्होंने उसको आगे जाके, ताकि हमको पता चले कि एनर्जीज क्या है, कुछ भगवान के नाम दिए तो उसको भगवान से रिलेट किया गया ताकि ईजी रहे हमको समझने में। इसलिए साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, इसमें भी साइंस है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि जो हमको सुबह की एनर्जी मिलती है, आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, तो आपके घर में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो? तो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा और सोलर एनर्जी भी मिलेगी। अच्छा। अब वहाँ पे जाके आप योगा करोगे तो जो भी योगा में आप काम कर रहे हो आपको 20-25% रिजल्ट बेटर मिलेंगे। हाँ, नहीं तो कोई लोग बाथरूम में भी योगा कर लेगा। हाँ, बाथरूम और में कर बाथरूम में लेगा। योगा थोड़ी ना किया नहीं जाता कर है। सकते। अगर आप सनलाइट है और एक खुला एरिया जहाँ पे एयर आ रही हो, राइट, और जहाँ पे सनलाइट हो, वहाँ पे आप अगर योगा करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रिजल्ट बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया ना कि उन्होंने एनालाइज किया कि कौन से जगह पे क्या करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये किसने कहा था, मतलब ये कौन है? अब ये जो वास्तुशास्त्र अलग अलग लोगों ने उनके हिसाब से, ये पिछले कुछ लोगों ने 5000 साल पहले लिखा, क्योंकि देखो जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, 5000 साल पहले लिखना शुरू हुआ, फिर क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर प्लैनेट का स्टडी हुआ, फिर वापस किसी ने लिखा तो मय मतम हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना इनपुट्स दिया हुआ है, कि किसी एक आदमी ने वास्तुशास्त्र लिखा नहीं है। तो ये वास्तुशास्त्र जब मैं बोलता हूँ तो मैंने एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, जो मैंने करने की कोशिश भी की है, जो टेम्पल्स बनते हैं, राइट, जो हमारे मैक्सिमम टेम्पल्स हैं, वो बोलते हैं कि एक लाइन में है। हाँ, उनमें से कुछ शिव जी के टेम्पल्स हैं, जो मैं बोलता हूँ कन्याकुमारी से लेके अगर केदारनाथ तक की जो टेम्पल्स हैं वो लाइन में है। आई डोंट नो वो क्यों है, राइट, पर उसके पीछे भी कुछ रीजनिंग तो हुआ रहेगा कि वहाँ से कोई रेखा जा रही थी, राइट, और वो रेखा ऐसी थी कि वो वास्तु के हिसाब से वो लाइन थी। देखो ये मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इतने बड़े एरिया में आपको एक लाइन में टेम्पल बनाना है तो विदाउट इंजीनियरिंग, विदाउट नॉलेज आप ये सब कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल। तो इसका मतलब कि उस समय के लोगों को ये सब चीज़ें पता थी। अब जो टेम्पल का बता रहे हो, सिमिलर लाइन में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमको पता है महालक्ष्मी का जो टेम्पल है कोल्हापुर में, जी, वहाँ पे साल में 2 बार ऐसे होता है कि सनलाइट डायरेक्टली उनके फेस पे जाती है, गर्भगृह बोलते हैं में उसे? जाते हैं, राइट। हाँ, जी अब उसके आगे का आप सभा मंडप देखोगे तो मूर्ति से काफ़ी बड़ा है। जी नॉर्मल सिनेरियो में वहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं सकती है, जी। बट 2 दिन ऐसा होता है साल में कि तब सूर्य का एंगल ऐसे बनता है कि वो एनर्जी वहाँ तक जाएगी। वो पहुँचाने के लिए आपका पिलर कहाँ पे होना चाहिए, आपका सभा मंडप कैसे होना चाहिए, ये विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट एनालिसिस है, विदाउट साइंस नहीं पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये उस समय के लोगों को ये सब स्टडी करते थे और पता था, और इतने सालों पहले। अब मंदिर वो देखिए तो कम से कम 1300-1400 साल पहले वो मंदिर बनाया हुआ है। जी। अब तब तक तो लोगों को यहाँ पे जो वेस्टर्न साइंस हम लोग फॉलो करते हैं उनको पता भी नहीं था कि सन क्या है, मतलब जो हमारा अर्थ है ये राउंड है या स्क्वायर, उसी पे झगड़ा चल रहा था। लेकिन 1300 साल पहले हमको पता था सन क्या है और उसका मोमेंटम कहाँ पे होता है, जी, और कौन से तारीख को सन कहाँ पे आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचेगी। तो प्लैनेट्स की स्टडी हम पहले ही कर चुके थे। हम लोग काफ़ी पहले स्टडी कर चुके थे। हमको ये भी पता था कि कौन से प्लैनेट की क्या गुणधर्म है, वहाँ पे कौन सा एनर्जी है, उसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप मेरे को बताएं कि घर अगर जब मैं लूं तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, हाँ, उसका परफेक्ट मैकेनिज्म क्या है कि आज अगर मैं नया घर खरीदने जाता हूं तो वो तो अभी अपार्टमेंट्स हैं। राइट, जब मैं फ्लैट खरीदने जाता हूँ, अभी कोई भी बिल्डर आता है और बोलता है कि मैंने तो फ्लैट बना दिए हैं और बस उसका दरवाज़ा दे दिया है। अब वो साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट वेस्ट है, आई डोंट नो, पर जो हमने बुक कर लिया पर हम पूछते हैं उनको क्वेश्चन कि ये वास्तु के हिसाब से ठीक है क्या, राइट। बट हमें रियल वास्तु नहीं पता है। तो बिल्डर आपको कहाँ क्या पे कहता आपका है? हम आपको कैसे बुला के हम पूछ सकते हैं, या हम आपसे कौन सी ऐसी जानकारी लें जिससे हमें, हमारे ऑडियंस को समझ में आए कि हमारा घर जब हम ले रहे हैं, अपार्टमेंट का ये दरवाजा जो है या फ्लैट का जो दरवाजा है वो ऐसा ओपनिंग होना चाहिए। सनफ्लेक्स जो आप सन की बात कर रहे हैं, सनफ्लेक्स कहाँ से आना चाहिए, हमारा मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, हमारा किचन कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अगर आप
फ्लैट में अगर घुस के हमें थोड़ा समझा पाए, क्योंकि घर जो लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो वास्तु के हिसाब से डेफिनेटली लोग बनाते रहेंगे, बट जो आजकल के हमारे मेट्रो के लोग हैं वो इनको कैसे समझ सकते हैं, वो थोड़ा अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता, बट बिल्डर लोग हमको जो चीज़ पता है उस पर ही प्ले करते हैं। जी जैसे हमको क्या पता है वास्तु की, किसी को भी पूछो वास्तु क्या है तो सबसे पहला जवाब आएगा आपका घर ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट होना। बस इतना ही पता है। तो बिल्डर भी क्या बोलता है, ये वास्तु के हिसाब से घर बना है, जी आपके डोर्स ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, बट आपको उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता है तो वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग लेके फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं लॉजिक की क्यों बात कर रहा हूँ, नॉर्मल घर हमारे ईस्ट फेसिंग क्यों होना चाहिए, सुबह की सनलाइट आपके घर में आनी चाहिए, बराबर, इसलिए वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हो, आपका दरवाजा ईस्ट में खुलता है और सामने दूसरी का फ्लैट है, तो आप कौन सी सूरज की एनर्जी लेने वाले हो इससे? कोई एनर्जी नहीं, कोई एनर्जी है ही नहीं। तो वो ईस्ट फेसिंग का फ़ायदा क्या है? तो हम लोग नॉर्मली क्या है ना, क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी है, जो नॉलेज हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा है हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे, बस आधा उधर नॉलेज ईस्ट फेसिंग, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक अगर पता चले तो सब लोग सही से काम करना शुरू करेंगे। एक और चीज़, ये दूसरा मिथ एक लोगों में होता है कि साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। अब फ्लैट्स के बारे में मैंने खुद काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है, किसी का साउथ फेसिंग फ्लैट है तो वो जल्दी बेच नहीं पाता है, लोग आके बोलते नहीं साउथ फेसिंग हमको लेना नहीं। अब साउथ फेसिंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग सनरेज की बात करें तो सुबह की सूर्य किरणें हमारे लिए अच्छी होती है, दोपहर के टाइम के जो सनरेज आते हैं उसमें आईवी रेज ज़्यादा होते हैं, तो आपको ज़्यादा मिल जाए तो नेगेटिव हो सकता है। कब लेते हैं हम लोग आईवी रेज? जब कैंसर होता है, तो वो रेज आपके घर में ज़्यादा आती है, इसलिए साउथ का एंट्रेंस अवॉइड करो। लेकिन आप साउथ वाला फ्लैट लेते हो, आपके सामने दूसरे का फ्लैट है, तो वैसे भी आपके घर में वो रेज आने नहीं वाले। हाँ, तो आपको पता ही नहीं है, बट पता ही नहीं कि लॉजिक क्या है। अच्छा, साउथ के बारे में एक ऐसा स्पॉट है, पूरे हम लोग 4 दिशाओं की बात करें, कोई भी दिशा खराब नहीं होती, बट आपका पर्पज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। साउथ में एक ऐसा स्पॉट है जो सबसे बढ़िया, जिसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। अगर साउथ में वो स्थान पे आपका दरवाजा रहे एंट्रेंस, तो आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। मुझे भी बताइएगा आप इसके बाद पर्सनली कि वो स्थान कहाँ पे है। बट इसीलिए आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट इसलिए चाहिए क्योंकि साउथ में वो स्थान छोड़ दे आप, उसके दोनों बाजू में इतने खराब स्थान है तो दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि साउथ अवॉइड करो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा कंसल्टेंट है और आपको वो स्पेसिफिक पद में घर लेके दे, तो उसके जैसा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे को एक और अभी दिमाग में इतनी बातें करने के बाद ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट ये नॉलेज हमें आपसे तो मिलता है, हमारे ऑडियंस को आपसे मिल रहा है, बट ऐसा बेसिक चीज़ अगर किसी से पूछनी है तो अब हम कहाँ जाएं ऐसी चीज़ों के लिए जिसकी वजह से हमें ये चीज़ों के बारे में समझ में आए कि देखिए बेसिक्स तो होते हैं। तो आप 4 बेसिक्स अगर आप बताना चाहें कि घर जब ले तो एक वास्तु के हिसाब से ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो सकती है? ठीक है, आप इसको मैं 2 चीज़ों में आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ आप वास्तु कंसल्टेंट को भी दे दो। अच्छा। तो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो डबल हो सकता है, या फिर उसका नुकसान नहीं होगा। अच्छा, नुकसान नहीं होगा, करेक्ट। आप अगर सिंपल चीज़ें जो मिनिमम आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कहा, एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है? ईशान्य से। मतलब आपके घर में आने वाली एनर्जी ईशान्य से आके आपके घर में स्टोर होने वाली। करेक्ट। वहीं पे टॉयलेट है, तो क्या होगा? नेगेटिव हो गया। करेक्ट। तो अब इसमें आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि ईशान्य में रहे तो कैंसर होगा, ये थोड़ा एग्जैगरेशन है। कैंसर होगा ऐसा नहीं है, बट अगर ईशान्य में रहेगा आपको हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे। ये हेल्थ इश्यूज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, because you are not getting that positive things। क्योंकि जो एनर्जी आपके घर में आ रही है वो फ्लो ही टॉयलेट के थ्रू आ रही है। जैसे कि आपका घर आपने बहुत बढ़िया बना लिया, ये नेगेटिव सिर्फ बीमारियों तक है या और भी इसके कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती है? जैसे मैंने भी आपको एक बार बुलाया था कि जो मेरे को नेगेटिविटी आ रही थी, तो मैंने आपको कॉल किया था और पूछा था कि ये कुछ है क्या, तो आपने मेरे को डिनाई कर दिया कि सब कुछ ठीक है। बट जिन लोगों के लाइफ में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज कभी आ जाती है, अब वो नेगेटिव एनर्जीज मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो वो नेगेटिव एनर्जीज को अगर आपको दूर भगाना है तो वास्तु का रोल है क्या? या फिर वही तांत्रिक, वो बोलते हैं ना, तांत्रिक हो गया, या मिथोलॉजी के पीछे भागो और किन्हीं को पकड़ के हुक्का वो बाबा को बुलाओ। तो मतलब आप अगर वहाँ हैं तो उसके सॉल्यूशन मेरे को लग रहा है कि वहाँ से भी मिल सकते हैं। 100% इसका सॉल्यूशन है। और सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि नेगेटिव एनर्जी होती है क्या, तो मैं कहूँगा 100% होती है जी। और ये हमको महसूस भी कर सकते हैं। मैं आपका आंसर देने से पहले एक चीज़ बताऊँगा,
जैसे आप समझ लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो या किसी शमशान भूमि में जा रहे हो, हॉस्पिटल कितना भी बड़ा या 5 स्टार होने दो, वहाँ जाने के बाद आपके मन में डर नहीं लगता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू का एटमॉस्फेयर वैसे होता है। या आप शमशान भूमि में जाओ, वहाँ जाओगे तो भी अलग फीलिंग आती है, लेकिन आप किसी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्रेश लगता है। तो कोई ना कोई तो एनर्जी हर जगह काम करती है। अब घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल ही रहे कि आपका वास्तव में दोष है इसलिए एनर्जी। कुछ लोगों की या कुछ लोगों का ऑरा भी नेगेटिव होता है कि आपके घर में कोई आके जाए, जो हम लोग पहले बोलते हैं नज़र लगना। तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं किसी घर में गया और वो नेगेटिव एनर्जी लेके भी आ गया, हाँ, तो भी ऐसा तो भी ऐसा हो सकता है। मतलब ये तो मतलब डरने वाली चीज़ है। नहीं, ये डरने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। कैसे होता है, हर आदमी का एक ऑरा होता है। आप कैसे समझे, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी नए इंसान को मिलते हो, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लेकिन आपको इच्छा होती है कि मैं इससे बात नहीं करूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी पास नहीं हो रही आपकी होती है, एनर्जी और मैच ही नहीं अच्छा नहीं होती, लग रहा होता और है, अच्छा तो नहीं भी लगता। इससे कि बाबा नहीं बात किया तो ये अच्छा है। तो ये अच्छा है। अगर ऐसे ही कोई लोग आपके घर में आके जाए, आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर उसकी एनर्जी से कि क्या, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और ऐसा अगर एनर्जी स्टोर होते जाए, क्योंकि ये एनर्जी अगर बहुत बार आ रही है, ये होता है, तो उसका इम्पैक्ट फिर आपको धीरे धीरे ज़्यादा देखने को आपने मिलता है। स्टोरेज पहले बोला है मेरे को। हाँ, तो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जहाँ है तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी होगी। बिल्कुल दोनों टाइप और की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी भी स्टोर होती है। दोनों एनर्जी स्टोर होती है। वाह। तो एक आपको मैंने बोला रहेगा ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्लटर। जो हमारे घर में हम लोग सब जगह जो चीज़ काम की नहीं है वो भी रखे रहते हैं, ये जगहों पे जाके सबसे पहले वो एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा। तो ये एनर्जी निकालने का भी शास्त्रों ने उपाय दिया हुआ है। अच्छा। कि आपके घर में ऐसा कोई आके जाए, आपके घर की ओरा खराब हो, जैसे हमारी बॉडी में अगर कुछ खराब होता है तो हम लोग डिटॉक्स करते हैं। करेक्ट। सेम वास्तु में भी अगर ऐसा कुछ आए तो वास्तु डिटॉक्स होता है। तो वास्तु डिटॉक्स होता राइट, शास्त्रों में ऐसे कुछ चीज़ों का नाम दिया गया है, जड़ी बूटी से जो नेचुरल है, है। उनका यूज़ करके आप आपके घर का वास्तु डिटॉक्स कर सकते हो, जिससे ये नेगेटिव जो स्टोर हुआ है उसको निकाल के आप अट्रैक्ट कर सकते हो पॉजिटिव एनर्जी को। इसके लिए हम लोग एक चीज़ भी करते हैं, 7 लेयर वास्तु डिटॉक्स। 7 लेयर वास्तु डिटॉक्स। राइट, तो 7 लेयर मतलब क्या है, उसमें हम लोग पहले जो एनर्जी नेगेटिव है उसको निकालो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करो। फिर उसमें हम लोग अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे साउंड हीलिंग आता है, एयर हीलिंग आता है, वास्तु हीलिंग आता है, उसमें जड़ी बूटीज यूज़ करके उसका हीलिंग आता है। तो ये अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स का यूज़ करके वो जो नेगेटिव एनर्जी है पहले उसको निकालते हैं, फिर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जो मैंने बोला ना कि अलग अलग स्टोर्स है, तो वो एनर्जी अगर कुछ यूज़ करके, कुछ चीज़ें यूज़ करके आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो और आपके घर में स्टोर करवा सकते हो। तो ये वास्तु डिटॉक्स भी पहले के लोगों ने बता के रखा हुआ है, जिसमें से 1-2 चीज़ें हम लोग बीच में यूज़ करते थे, बट फिर हम लोग बोलते हैं ना कि उसको मिथ है या फिर अंधश्रद्धा बोल के हमने यूज़ करना बंद कर दिया। कपूर की बात कर रहा हूँ। ये शास्त्रों ने सबसे सिंपल उपाय दिया हुआ है कि आपके घर में कपूर जलाओ। क्यों बताया गया है कि हर आरती में हम लोग कपूर को जलाएं? कपूर एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे नेगेटिव एनर्जीज को निकाल सकती है। तो हमको पता था, हमको सोल्यूशन भी पता था, लेकिन साइंटिफिक बेस नहीं था या फिर उसका रिजल्ट पता नहीं था, लॉजिक पता नहीं था। क्यों हम लोग आरती में कपूर का यूज़ करते, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके घर में कपूर चल जाए और कुछ नेगेटिव एनर्जी आए तो चली जाए। हाँ, मतलब हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग इसीलिए थी। वो बाय डिफॉल्ट इधर उधर से होके नहीं आती थी, उसका कोई ना कोई रीजन था। और हुआ क्या पिछले कुछ समय में कि ये रीजन देना भूल गए। जब से हमारे, आपको पता ही है, हमने 1000 सालों के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। हाँ। और जो लोग आए वो लोग हमें क्या देके गए और हमने उनको क्या दिया। वो बोलते ना, हमने क्या सीखा पर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। एंड दे बिकम द सुपर पावर्स। राइट। और हम लोग वापस से बैक टू स्क्वायर जीरो पे आ गए। और वापस वो दिक्कत हमारी है कि जब वो लोग बोलेंगे तब हमको लगता है नहीं ये सही होगा, क्योंकि वो लोग साइंटिफिक है। अब मैं आपको, मतलब हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन एक सिंपल एक बताता हूँ। साइंस क्या है जी। हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें पहले हमको प्रूफ करके दिखाओ। आज के 100 साल पहले अगर मैं आपको बोलता कि हम लोग यहाँ बैठ के अमेरिका में बात कर सकते हैं, तो क्या बोलते? कुछ भी बोल रहा है। हाँ, वो बोलते कि यार ये तो पॉसिबल साइंटिफिक ही नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ ही नहीं है। उस टाइम तो प्रूफ ही नहीं था, बट आज हमको पता है कि कर सकते हैं। ये रेस के थ्रू होता है। तो जब तक साइंस को पता नहीं है, इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं होता है। और हमारे लोगों ने अगर लिख के रखा है तो पूरा स्टडी करके लिख के रखा है, बट हम लोग वेट करते पहले प्रूफ करो फिर यूज़ करेंगे। तो जब तक आप हर चीज़ प्रूफ करके यूज़ करते बैठोगे तब तक आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप मान लो, ठीक है, उसका बेस पता होना चाहिए आपके पास। और ऐसा भी नहीं ना कि किसी से भी पूछ रहे हो,
अगर कोई उसमें स्टडी कर रहा है तो वो चीज़ अगर आपको बता रहा है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें माननी चाहिए। जी हर जगह साइंस होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें काम, जैसे अभी नज़र, अभी आप बोलोगे नज़र लगना, ये साइंटिफिकली बोले नहीं ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन आपका माइंड को तो फील होता है। बिल्कुल होता है। मुझे एक चीज़ बताओ, आप साइंस को फॉलो करते हो, मैं खुद बिल्कुल। इंजीनियर हूँ, MBA किया है। आपके शरीर में आपका हाथ कहाँ पे, बताइए? आपका मन कहाँ पे, वो बताइए? मन तो बोलते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वो तो आप जहाँ समझें, पर मन ऐसे बोलते हैं कि यहाँ है। हाँ, तो मन कहाँ ये पता नहीं है, हाँ लेकिन इस मन के ऊपर हमारे लोगों ने रिसर्च करके रखा हुआ है कि आपका माइंड कहाँ से कंट्रोल होता है। करेक्ट। और लाइफ में जो 50% प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम हमारे माइंड के कारण आती है। हमको दिक्कत कुछ नहीं होती, बट हमारे मन को लगता है हमारा मन उदास है, हमारा मन अच्छा है तो हम अच्छा काम करेंगे। ये मन होता नहीं है कहीं पे भी। इसको ढूंढ नहीं सकते। ढूंढ तो नहीं वही आप सकते बोल रहे हो जो साइंस है, हाँ। कि साइंस जो प्रूव नहीं कर सकता नहीं बट कर है। सकता। तो लेकिन जो हमारा शास्त्र है उन्होंने उसको लिंक किया है मून के साथ में। उनके साथ तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है, पता नहीं, जो हम लोग पहले अमावस पूर्णिमा बोलते थे, जी। तो इसके पीछे लॉजिक ये था कि अमावस पूर्णिमा को मून के ट्रांजिशन मून होते रहते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे होता है। अगर वहाँ बैठ के इतने बड़े समुद्र की लहरें अगर मून चेंज कर सकता है, जी तो हमारे बॉडी में भी 70% पानी है, तो उसको भी इम्पैक्ट होगा। तो वो क्या इम्पैक्ट होगा, उससे कैसे बच सकते हैं? क्यों हम लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी के सर पे मून क्यों दिखाया गया? क्यों दिखाया गया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम लोग बस बोलते हैं कि कुछ कथा थी और शिव जी ने धारण कर लिया। इसलिए धारण किया कि शिव जी का माइंड उनके कंट्रोल में, सबसे बड़ी चीज। सबसे बड़ी चीज़ उसका मन उनके कंट्रोल में है। इसलिए चांद को ऊपर दिखाया है कि मून उनके कंट्रोल में है, इसलिए उनका मन कंट्रोल में, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। जी और ये एनर्जीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जीज हर मंदिर की भी अलग होती है। ओके। आपको शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो शांति मिलेगी जी वो किसी और मंदिर में नहीं मिलेगी। जी इसलिए बोलते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाइए। या फिर आपको अगर एनर्जी चाहिए, एग्रेसिवनेस चाहिए, तो कहाँ जाओगे? तो बजरंगबली के मंदिर में जाओगे, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अलग है। बालाजी का बोल सकते हो या हनुमान जी का हनुमान बोल जी का बोल सकते हैं। तो आपको क्या एनर्जी चाहिए? तो लोग बोलते हैं कि आपका क्या है, 33 कोटि भगवान आपके इसमें, उसके पीछे रीज़न है। सकते। वैसे वो उसी के बारे में मैं एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया था कि कामाख्या देवी का जब हम डिस्कशन करते हैं हम्म, तो बोलते हैं बहुत हाई एनर्जी है। जब मैं गया था उस मंदिर में हम्म, तो मैंने देखा था कि काफ़ी लोग बाबा वगैरह बैठे हुए थे और मंदिर में हम जब जा रहे थे, आई फील डिफरेंट एनर्जी। मैंने किसी मंदिर में ऐसी एनर्जी देखी नहीं। जब भी मैं शिव जी के मंदिर में जाता हूँ तो आई एम वेरी काम। काम, मैं बहुत शांत हो जाता हूँ और आई रियली सी यू नो वो अभी जैसे मैं केदारनाथ गया था तो पीछे पर्वत देख के मैं तो उधर ही आधा चीज़ तो उधर ही खत्म हो गया कि ये क्या है, कहाँ है, कहाँ आ गया हूँ मैं। और जब मैं कामाख्या गया वहीं से, मतलब अभी इसी साल मैं कामाख्या जब गया तो वहाँ का एनर्जी अलग था। मतलब मैं उसको फील करके मैं बता नहीं पा रहा था कि ये एनर्जी है क्या, बट लोगों से मैं देख पा रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ों के उद्धार वो बोलते हैं, लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये इससे मैं कैसे बच सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। तो एनर्जी सब जगह की अलग अलग हो सकती है। सबसे कामाख्या में जो भी तांत्रिक विद्याएं होती है सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी पावर है। जी अब आप बिलीव करोगे कि हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं कि तंत्र क्या है, मंत्र होता है नहीं होता है, जी, वो अलग चीज़ है। ये ऑफ द टॉपिक जाना जरूरी है क्योंकि अगर बात करते करते हम ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे तो हम किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन ये होता है कि कुछ जो मंत्र जो बोले गए, जो हम लोग बीच में छोड़ दिए, मंत्र क्या होता है, साउंड हीलिंग होता है। साउंड हीलिंग होता है कि वो मंत्र जब आप बोलते हो तो आपके बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट होती है। जी जैसे हम लोग ओम बोलते हैं जी, तो जो हमारे 7 चक्र है वो सातों के सातों चक्र एक्टिवेट करता है, इसलिए हम लोग ओम बोलते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय आता है। तो ये उस पर भी काम किया गया है। लेकिन अगर हर चीज़ हम आपको डिकेट करने जाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, आप ओम नमः शिवाय बोलो, आपका काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपका बॉडी वो हिसाब से सातों चक्र एक्टिव हो जाएंगे। अब जो हम लोग वास्तु कर रहे हैं इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके बिजनेस में या आपके घर में क्या होता है, आपका एंट्रेंस। बाकी सब चीज़ें आप वास्तु के हिसाब से करो और फिर भी आपको लग रहा है कि बिजनेस कहीं ना कहीं रुक रहा है, आपके एंट्रेंस को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे। ओ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है और उसका भी विधि दिया गया है शास्त्रों में। तो ये रेंटेड प्रॉपर्टी और खरीदने वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों में हो सकता है या फिर सिर्फ जो हम खरीद रहे हैं उसी में हो सकता है? नहीं, आप दोनों में कर सकते हो। आपका जहाँ पे बिजनेस है, जी,
आपके बिजनेस का आपका इंटरेस्ट है, जब तक आप वहाँ पे रह रहे हो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसी भी चीज़ें शास्त्र में दी गई है कि आप आपका इंटरेस्ट को इतना पॉजिटिव कर लो कि जो एनर्जी अट्रैक्ट करेगी आपके क्लाइंट से अट्रैक्शन होगा, तो आपके काम बाकी सब उससे ही सॉल्व हो सकते हैं। तो वो वापस एक अलग विद्या हो गई जिसमें लोग काम करते। तो एक्चुअली तो ये भी वास्तु में ही आता है। ये वास्तु में आता है, थोड़ा सा वास्तु और मंत्र जी। इस पे दोनों का मिक्सचर करके, और इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब कुछ कुछ क्लाइंट्स जिनके बिजनेस 6-8 महीने हो रहे, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, मेन लोकेशन पे है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ अब रहा है। मैं एक और इसमें क्वेश्चन जोड़ता हूँ कि एक प्रोडक्ट में रिजल्ट आ रहा है पर दूसरे प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, हाँ तो क्या ये भी चीज उसमें रिजॉल्व है, उसमें सोल्यूशन है उसमें? हाँ, सोल्यूशन हो सकता है। देखो, अब जब हम लोग बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, किसी को दिक्कत आ रही है बिजनेस के, हो नहीं रहा है, तो उसमें बस वास्तु के हिसाब से ये चेंज करो तो वैसे नहीं होता है। हम उसको एनालिस 2 तरीके से करते हैं। पहले तो आपका बिजनेस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अच्छा, बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो कहाँ से आ रही है, मतलब आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से है, पहली चीज़। प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आपका बेचने वाला सेल्स टीम उतना कैपेबल है क्या, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। सेल्स टीम अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, फिर भी क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। करेक्ट। कि आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपका प्राइस भी सस्ता है, फिर आपका भी क्यों नहीं बेचने बिक वाले रहा है? फिर भी क्यों नहीं बिक रहा। हाँ। तो वहाँ पे फिर वास्तु का इंपॉर्टेंस आता है कि वो स्थान में कुछ है जो वो बेचने नहीं दे रहा है। तो आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे दोनों चीजें अच्छी हो तो तीसरी चीज अच्छी बना सकते हो। तीसरी से अच्छी बना सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली मिलते हैं। इमीडिएटली। जो मैंने आपको डोर का बोला, कुछ चीज़ें हम लोग दरवाजे पे अगर ऐसी लगाते हैं, जी। आपको विद इन अ मंथ इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हम तो ज़रूर लगा रहे हैं, जो भी आप लगा के देंगे। लगाइए, लगाने के बाद आप 1 महीने में खुद मुझे कॉल करके बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। जी। और ये सबसे पावरफुल चीज़ है। अब वहाँ पे फिर लोग बोलते हैं कैसे हो रहा है, तो यही तो विद्या, यही तो हमारे लोगों ने एनालिसिस किया हुआ तो है। यही आप कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने की उनकी चीज़ें कैसे सही हो सकती है। और अमिताभ बच्चन अगर अमिताभ बच्चन बन सकता है, रजनीकांत अगर ड्राइवर से रजनीकांत बन सकता है तलाइवा बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? और वो क्यों बने होंगे, कुछ तो रीज़न होगा। 100%। जैसे मैं आपको शुरुआत में बोला कि जब हम कुछ मिलता नहीं तो हम लोग बोलते हैं उसका लक होगा। हाँ। बट ये लक फैक्टर कैसे बढ़ा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। करेक्ट। ठीक है, हम लोग सब लोग रजनीकांत नहीं बन सकते, कुछ कुंडली में लेके आए। करेक्ट। बट जो अभी आप कर रहे हो उसमें 20-30% इंप्रूवमेंट तो ला सकते, वो कहाँ से लाएंगे? अगर वो पता हो तो जरूर ला सकते हैं, जब आपको नहीं पता है तो क्या नहीं ला सकते। तो उसमें से एक पार्ट मेरे को आज समझ में आ रहा है कि वास्तु एक पार्ट है जो आपको, वो बोलते हैं ना, एक एज प्रदान करेगा, आपको एक हाशिए पे लेके जाएगा, वहां से उसको पुश देगा और वो वहां तक पहुंचा देगा जहां पे आपके स्टार्स आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे। जैसे अगर हम लोग एक कोई नॉर्मल एग्जांपल ले कि आप एकदम बेस्ट हो, और हम लोग अभी डिस्कशन करने बैठे हैं, आपको भी नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज, लेकिन यहाँ पे एसी बंद कर दे, 15 मिनट आधे घंटे के बाद क्या हम लोग ये स्पीड से या फिर बातें कर पाएंगे? अब इसमें साइंस आ गया, इसमें साइंस आ गया। तो इसी तरह से बस हमको ऐसी पता, इसलिए हम लोग चालू कर लेते। करेक्ट। ये बाकी एनर्जीज अगर आप फॉलो करना शुरू कर दे, वो एनर्जीज को आपके घर में प्रॉपरली इम्प्लांट कर दे। जितना सिंपल तरीके से बताया ना अभी, ये इससे ज़्यादा सिंपल तरीका ऑडियंस के लिए नहीं हो सकता कि अगर चीज़ों को, अगर आपको सही तरीके से चलाना है और आपको उसका, वो बोलते हैं ना, वो कौन से मूवी का डायलॉग है, आपका टाइम का सदुपयोग अगर आपको सही तरीके से करना है तो वास्तु इज वन ऑफ द पार्ट, राइट, और द मेजर पार्ट। इफ सब चीज़ें सही है और वास्तु उसमें जुड़ जाएगा तो आपको उससे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिजल्ट्स पॉजिटिव तभी होंगे जब आप किसी ऐसे कंसल्टेंट या ऐसे इंसान को बुला के बात करें जिन्हें लॉजिकली, साइंटिफिकली चीज़ों के बारे में पता है और उन्हें वो अच्छी तरीके से समझते हुए आपकी चीज़ों पर इम्प्लाई कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो अनूप जी, मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स आज थोड़े क्लियर हो गए हैं, बट अब दिमाग में कुछ नई चीज़ें उठ रही है। सबसे ज़रूरी है, आज एक इंसान काम करता है, पैसा कमाता है, अच्छा पैसा कमाता है, आपने वो सोल्यूशन बता दिया, घर में पैसा कैसे आए वो समझा दिया, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ होती है, वो है रिलेशनशिप। राइट। मेरे को आज लगता है कि सबसे ज़्यादा आज अपने सोसाइटी में डाइवोर्स हो रहे हैं। रिलेशनशिप में या तो वो झगड़े करेंगे
या एक इंसान बाहर ही रहता है, एक इंसान घर में रहता है, या दोनों इंसान घर से बाहर हैं, राइट। तो इसके पीछे भी क्या वास्तु और ऐसा कुछ चीज़ है जिसके अंदर आप हमें बता सकें कि इसका कुछ सोल्यूशन दे सकें, या बता सकें कि ये चीज़ करने से शायद ये नहीं होता? राइट। मैं इसको आपको दोनों चीज़ों से बताऊंगा। पहले हम लोग वास्तु से शुरू करते हैं। कोई भी कपल या रिलेशनशिप होता है तो उसमें दो चीज़ें चाहिए, मेंटल अटैचमेंट और दूसरा है फिजिकल अटैचमेंट। फिजिकल उनका मैच होना चाहिए। शास्त्रों ने जो बताया है कि नैऋत्य में या साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है वहाँ पे तमस गुण सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, तमस गुण क्या होता है? हाँ, तमस देखो 2-3 टाइप के होते हैं। सत्व मतलब आपका डिवाइन एनर्जी, एक रजस होता है जो आपको नॉर्मल लाइफ में चीज़ों के लिए हेल्प करता है, और तमस मतलब ऐसी चीज़ें, नॉर्मल भाषा में कहे तो थोड़ा सेक्स लाइफ के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए वो हेल्प करता है। आपका गुस्सा बढ़ाता है। आपका तमस एनर्जी बढ़ना मतलब एक तो गुस्सा बढ़ना है, सेकेंड चीज़ आपको सेक्स लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तमस गुण होता है। तो हम लोग क्यों सजेस्ट करते हैं कि घर का जो ओनर या फिर घर के जो कपल है उनको वहाँ पे क्यों होना चाहिए, तो वहाँ पे उनका फिजिकल बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। और मतलब ये आप साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी है वो बाकी हाँ। दिशाओं का क्या? हाँ, क्योंकि तो अभी हमें नहीं पता है कि साउथ वेस्ट में ही हमें वो बेडरूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा, राइट। अब होता क्या है, मैं अगर अलग जगह पे मिला तो क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे साउथ वेस्ट में है क्योंकि वो बॉन्डिंग बढ़े, फिजिकल बॉन्डिंग। अगर आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, हम्म, अब नॉर्थ ईस्ट में आने से क्या होगा ना, अगर आप काफ़ी टाइम के लिए कोई कपल नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में रहता है, हम्म। वो डिवाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनमें धीरे धीरे फिजिकल अटैचमेंट कम हो जाता है। तो क्या वो किसी और की तरफ जाएगा? नहीं, उसमें वो इंटरेस्ट ही कम हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट ही कम हो गया। अगर हमने ऐसे काफ़ी देखा है कि अगर आप 5 साल 10 साल एक रूम में रह जाते हो और कंटिन्यू आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, तो धीरे धीरे फिजिकल इंटीमेसी कम हो जाती, ओह, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी पे ज़्यादा हावी हो जाती, तो डिवाइन एनर्जी आप बोल रहे हैं कि फिर वो जो हमको भगवान के लिए भगवान की चाहिए, दिशा में योगा चला के लिए गया। चाहिए। अगर जी। भगवान के जहाँ चाहिए वहाँ पे आपका बेडरूम हो गया तो इनिशियली आपको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे 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 आपका वो डिवाइन एनर्जी की डिवाइन तरफ चला एनर्जी जाएगा ज़्यादा बढ़ा और जाएगा और आपका फिजिकल इंटीमेसी खत्म डिस्टर्ब हो जाएगा। जाएगा। हाँ। अगर उसके जगह पे साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है, आग्नेय में, अब आग्नेय में होने से क्या होगा, दोनों कपल में इतने झगड़े होंगे क्योंकि वहाँ पे अग्नि तत्व ज़्यादा है। ओके। आप जैसे ही घर में आओगे, बीबी कुछ ऐसा सवाल कर देगी, पूरे पूरे दिन भर में जो आप करके आए हो वो खत्म हो जाएगा और आप कुछ अलग डायरेक्शन में चले जाओगे, तो आते ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो वो डायरेक्शन ही ऐसा होता है कि वहाँ पे दोनों में गुस्सा ज़्यादा होगा, और जो दोनों में गुस्सा होगा कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा तो झगड़े होंगे। इसके अलावा वायव्य, अगर वायव्य में या फिर हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है, तो शादी के बाद इनिशियल पीरियड के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो चंचल होता है, वहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, ये चंचल तो ठीक है, बट अब इंसान घर कितनी बार खरीदता है? घर कितनी बार खरीदता है? एक मिडिल एज मैन या मीडियोकर इंसान एक बार या 2 बार, राइट। उससे ज़्यादा तो घर चेंज नहीं कर सकता। रेंटल है तो फिर ठीक है, 3 साल के बाद या 2 साल के बाद रिन्यूअल कर लेगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद आपने वो वाले रूम में चले जाओ, बट उसके बाद क्या? 6 महीने 1 साल उसके बाद क्या? नहीं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देखो, हमको अगर प्रॉब्लम क्या है ये पता है तो सोल्यूशन हमको मिल सकता है। तो पहले प्रॉब्लम पता तो होना पहले चाहिए। प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि साउथ वेस्ट अच्छा है कपल्स के रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अगर किसी के कुंडली में ऑलरेडी उसका शुक्र बहुत एक्टिव है, शुक्र जो ये अभी एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, ये फायदे हैं एक वास्तु एस्ट्रोलॉजर का। राइट। तो इसलिए जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, हम लोग कुंडली भी देखते हैं और घर भी देखते हैं। अब ये रूम, अब इसका मतलब ये नहीं तो कि आपके सारे के सारे बेडरूम्स आपके साउथ वेस्ट में आ जाएंगे, ऐसा कोई फ्लैट ही नहीं बन सकता, बना ही नहीं सकता। तो आपको चारों कॉर्नर में कोई ना कोई तो रूम आने वाला है। आप उसका यूटिलाइज कैसे करोगे? जैसे कि आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, एल्डर लोग हैं, एक एज हो चुका है, उनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, उनको आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए ना, वहाँ पे उनको एनर्जी मिलेगी, हेल्थ इश्यूज कम आएंगे। जी। आपके घर में अगर कोई लड़का है, बच्चा है जो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, एनर्जी नहीं है, बस डरा डरा रहता है, कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है, उसको आप साउथ ईस्ट में शिफ्ट करो। साउथ ईस्ट वाला रूम अगर आप उसको दोगे एक्टिव हो जाएगा वो, या फिर उसको नॉर्थ वेस्ट वाला भी दोगे चंचल हो जाएगा। बहुत चंचल हो गया तो भी बाद में साइड इफेक्ट। तो ये क्या करना पड़ता है कि प्ले करना पड़ता है, कौन कहाँ पे क्या है ये आप बता सकते हैं। हाँ, बट तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का एनालिसिस करते हैं तो पहले घर में कितने लोग हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, वो अभी क्या प्रॉब्लम्स है,
तो उसके हिसाब से कौन सा रूम किसके लिए बेटर रहेगा वो अब ये तो वास्तुशास्त्र ने क्या किया है, मैप दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट सबसे अच्छा है, लेकिन फिर जब आपका कुंडली एनालाइज करेंगे, आपका पर्सनैलिटी एनालाइज करेंगे, तो आपके लिए उससे भी कोई बेटर रूम हो सकता है। किसी घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसको वायव्य वाले कमरा दे दो, नॉर्थ वेस्ट वाला, अच्छा, जल्दी शादी हो जाएगी। तो मतलब गुण ये जो मिलते हैं, हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा होता है या ये सिर्फ रूम नहीं, वाला सीन से हो ये तो जाएगा? मैं वास्तु का हेल्प बता रहा हूँ आपको अच्छा। कि वहाँ वास्तु हेल्प करेगा। अब आते हैं गुण पे, ये भी एक ऐसा सिस्टम है ना जो आधा अधूरा फॉलो किया गया, उसके कारण भी आजकल डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। जैसे अब जिन्होंने बनाया था गुण सिस्टम, उन्होंने मेंटल कंपेबिलिटी और फिजिकल कंपेबिलिटी दोनों को स्टडी किया था। अब शादी के वक्त हम लोग आजकल क्या देख रहे हैं, लड़का कितना कमाता है, लड़की को कितना कमाती है। जी जी, यही देखा दोनों जाता है। कमाएंगे तो दोनों मिलके खर्चा करेंगे। करेक्ट। पैसा तो आ गया, लेकिन शादी में पैसा नहीं है ना, बाकी भी चीजें होती है। जी दोनों कमाएंगे लेकिन दोनों मेंटली खुश नहीं है, जी, दोनों का पैसा अच्छा है, दोनों फिजिकली खुश नहीं है, जी। तो वो शादी कितने दिन टिकेगी? टिकेगी ही नहीं। तो जो कुंडली एनालिसिस पहले होता था ना, तो उसमें गुण मिलाप एक पार्ट था और एक ग्रह मिलाप होता था। अब आजकल पंडित जी क्या करते हैं, आपके 20 गुण हो गए, शादी कर सकते, बट जो 18 गुण नहीं, 16 गुण जो नहीं मिल रहे, उसमें फिजिकल वाला फैक्टर हो कि दोनों की सेक्स लाइफ ही मैच नहीं होगी, कंपेटिबिलिटी नहीं है। कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो कैसे शादी टिकेगी? तो इसलिए कुछ बोलते हैं, मैंने तो कुंडली देखी थी फिर भी हमारा झगड़ा हो रहा है। अरे जिसने कुंडली देखी थी, क्या उसने चेक किया था कि फिजिकल कंपेटिबिलिटी है, मेंटल कंपेटिबिलिटी कैसा है? वो पॉइंट अगर मैच हो रहे तो शादी आपकी चल जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गुण कम मिल रहे हैं, या आप शायद लोग इस पर हंसेंगे, लेकिन फिजिकल कंपेटिबिलिटी अच्छा है, कैसे वैसे शादी चल जाती। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि उससे सुबह झगड़ा करेंगे, रात में ठीक हो जाएंगे, तो शादी चलती रहेगी जी। लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम है, तो बाकी सब कुछ अच्छा है, पैसा कितना भी पर अच्छा लोग आजकल ये खुल के बात नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों नहीं कर पाते चीजें लोग? बाकी सब कुछ खुल के करते, दारू खुल के पी रहे, भाग खुल के रहे, सब कुछ खुल के तो हो रही है, लेकिन जो चीज़ फोकस करनी चाहिए, इसके लिए दोनों की इंपॉर्टेंस है। जो यंग जनरेशन है उनको भी फोकस करना चाहिए, और जो पेरेंट्स है कि पत्रिका मिला मतलब बस इतने गुण मिल गए, वो नहीं होता है जी। उसमें से क्या मैच हो रहा है, क्या मैच नहीं हो रहा है। आज ही मेरे इधर एक ऑफिस का ही मतलब पैसा कमाता है लड़का, घर अच्छा है, माँ बाप ने बोल दिया शादी करवाना है, अब उस पर भी प्रेशर। अब वो भी इंसान अगर अपना फिजिकल कंपेटिबिलिटी नहीं है, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया और उसके साथ शादी करवा दी, तो क्या वो टिकेगी? गुण मिलना जरूरी है नहीं है, पैसा मिल रहा है। हाँ, तो तो पैसा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि शादी में या कपल्स में बस पैसा एक फैक्टर होता है, आपका हेल्थ मैच होना चाहिए। पैसा जरूरी है, पैसा तो बेसिक चीज है, बेसिक है, लेकिन हम लोग बस पैसा ही देख रहे हैं। करेक्ट। हम पैसे के अलावा और बहुत सारी चीजें नहीं देख रहे। जैसे हम लोग घर भी खरीदते तो हम लोग बस महंगा फ्लैट देखते हैं, मेन रोड टच फ्लैट देखने जाते हैं, बट वो बिल्डिंग का बाकी चीज तो क्या है, वो देखना। आपका हेल्थ खराब होने वाला है उस फ्लैट में जाके, तो फायदा क्या है? आपका बिजनेस, आपका जो ऑफिस है आपके सिटी के सबसे बेस्ट लोकेशन पे, फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए चीजें कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है, पहले तो वो पता होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, आपके कुंडली में प्रॉब्लम है या आपके वास्तु में प्रॉब्लम है। अगर आपके कुंडली में कुछ चीज़ें कम है, कैसे पता चलता है? अब ये भी कितना स्टडी किया है, देखो आपके जन्म के समय जो प्लैनेट्स का फोटो लिया जाता है वो आपका कुंडली होता है। फोटो इन द सेंस उस समय पे प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, अच्छा, उसके हिसाब से आपको एनर्जीज मिलती है। आपका सुबह जन्म हुआ तो सोलर एनर्जी आपको मिल गई, लेकिन मून मिला नहीं है, उसकी एनर्जी नहीं मिली। करेक्ट। तो ऐसे बाकी जो 9 प्लैनेट्स है, तो उसका क्या इम्पैक्ट था उस टाइम पे, वो हिसाब से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। आपकी कुंडली देख के पता चल सकता है कि आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होगा। 100% मैच नहीं होगा, लेकिन बता सकते हैं कि इसका हाइट ज़्यादा होगा, हाइट कम होगा, गोरा होगा, काला होगा, क्या हो सकता है। इतनी स्टडीज हुई है, इतनी स्टडीज भी यहाँ तक स्टडी हुई है कि अब आप बताओगे जुड़वा बच्चे होते, दोनों सेम होते नहीं, थोड़े बहुत सिमेट्रिक होते हैं, बट कुछ अलग हो सकता है। दोनों का लाइफ भी तो अलग होता है, बिल्कुल लाइफ ही अलग होता है, वो पूरा तो सब कुछ अलग होता है। अब जन्म बस 1 या 2 मिनट का डिफरेंस होता है, सीता गीता वाला सीन होता है तो बात अलग है। लेकिन वो 2 मिनट का डिफरेंस भी आपका जीवन बदल सकता है। तो वहां तक स्टडी किया गया है कि अगर 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो दोनों का लाइफ में क्या चेंज होगा। दिमाग में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी धीरूभाई के बेटे हैं और अनिल अंबानी भी धीरूभाई के बेटे हैं।
राइट, दोनों के पास संपत्ति बराबर बराबर हिस्सा मिला बांटा गया था। बट ऐसा उनके केस में क्या हुआ रहेगा, अब उनको तो मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने वास्तु नहीं किया रहेगा, बट क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में और दोनों की, जो मुकेश भाई और अनिल भाई की लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस क्या है कि अनिल भाई आज बैंकरप्सी की तरफ है। देखो, अब दोनों की स्पेसिफिक कुंडली तो मैंने एनालाइज नहीं की है फ्रैंकली, बट एक इन जनरल अगर आपको बता दूं, जितना मुझे पता है जो मुकेश अंबानी का घर बना है वो वास्तु के हिसाब से बना है। अच्छा, अनिल अंबानी के बारे में पता नहीं। अब तुमने पैसे तो शुरुआत में दे दिए, ये बस उनकी बात नहीं है। कोई भी घर में जब दो बच्चे आते हैं, दोनों को सेम ही चीज़ें मिलती है, लेकिन उनके कर्म सब कुछ चेंज कर देता है। जी, उसका थिंकिंग क्या है, वो क्या चीज़ पे फोकस कर रहा है। जैसे कि आपके कुंडली के हिसाब से आपको एक स्पेसिफिक जगह पे फोकस करते तो आपका लक फैक्टर अच्छा था। वापस मैं लक फैक्टर पे आ रहा हूँ कि हर इंसान अलग अलग काम करता है। कौन सा काम करेगा तो उसका लक फैक्टर अच्छा काम करेगा। अगर आप उसी डायरेक्शन में बाय चांस चले जाओ, आपका अच्छा ही होने वाला है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो चीज़ें इम्पैक्ट होगी आपके घर में। अब उनके यहाँ पे वास्तु किया है नहीं किया, आई डोंट नो, बट जो एनर्जीज निगेटिव है वो ज़्यादा स्टोर हो गई तो लाइफ में इम्पैक्ट आने वाला है। आपके डिसीजन चेंज होने वाले हैं। आपका डिसीजन चेंज हो गया तो आपका आउटपुट चेंज होने वाला है। तो ये चीज़ें काम करती है। अब वो क्यों हुआ, इससे इंपॉर्टेंट क्या इसमें सुधार ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। अगर आपकी कुंडली एनालाइज कर ली जाए कि कहाँ पे कुछ चीज़ें कम पड़ रही है, क्या आप उसको बढ़ा सकते हो, तो 20-30% तो चेंज ला सकते हैं। हर पर आदमी डिपेंड करता है, एट्रीब्यूट्स पे भी डिपेंड attributes पे, करता है, और बट हर आदमी आप को हम लोग- सपोर्ट जरूर कर सकते हो हाँ, देखो, हर आदमी को अंबानी नहीं बना सकते। हो सकता तो मैं खुद बन जाता, बिल्कुल सही बात। बन सकता था, लेकिन जो मेरे नसीब में है उसको मैं 20-30% चेंज कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरा नसीब नहीं चेंज कर सकता। पर जैसे- कर्म करना जरूरी है, ये चलता रहेगा, बट कर्म तो है, आप जो काम करोगे उसके रिजल्ट है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण आप यहाँ पे बैठे हो। पिछले जन्म के कर्मों के कारण मुकेश अंबानी है, क्योंकि उसने पिछले लाइफ में कुछ किया हुआ है। इसी को हम लोग कर्मा थ्योरी जो पहले से करते हैं, कुछ लोग आजकल मानते नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका जन्म मुकेश अंबानी का हुआ, धीरूभाई अंबानी के यहाँ पे, और आपका आपके घर पे, मेरा मेरे घर पे। कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ पिछले तो है। जन्म में किया जी, था। जी, जी। अब मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों का जन्म एक ही घर पे हुआ, तो बेसिक दोनों कर्म अलग अच्छे थे। इस लाइफ में आके क्या कर्म किए, उसके कारण आपका लाइफ चेंज होते जाता है। तो ये सब कुछ लिंक्ड होता है, आपके कर्म, आपकी कुंडली, आपका वास्तु। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर, जैसे अभी आपने पूछा कि वास्तु नहीं किया तो मेरा लाइफ खराब नहीं हुआ, तो क्यों? ये लक फैक्टर है। अगर आप आपकी कुंडली एनालाइज करके आपका लक फैक्टर बढ़वा लेते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं करोगे, और ये भी उसके आगे की चीज़ आपको बताता हूँ कि आपके जीवन में अगर चेंज होने वाला रहेगा तो ही आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या वास्तु वाले के पास जाओगे। पैसा नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, पैसा होके भी नहीं जाओगे। पैसा होके तो नहीं जाता है इंसान, या नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है। बट प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, तो और आइडेंटिफाई करने जब बैठते हैं तब तो एस्ट्रोलॉजर की जरूर याद आती है और वास्तु वाले की भी याद आती याद है। आती। तो आप कब जाते हो जब प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर हमको पता है कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लाइफ में, हम लोग घर बनाने से पहले ही अगर कुछ चीज़ें कर ले जी, तो शायद कम आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके नसीब में लिखा है आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तु कंसल्ट आपका एक्सीडेंट टाल नहीं सकता। नहीं टाल सकता। लेकिन क्या चेंज कर सकता है? अगर आप में कुछ कर्मों में चेंजेस करे या कुछ आपको रेमेडीज करे, एक्सीडेंट के बाद आप बस खरोच आके ठीक रहो, या एक्सीडेंट के बाद हाथ पैर टूटने वाले, वो कर्मस के ऊपर से आप कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट। तो एक्सीडेंट कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग रेमेडीज यूज़ करते हैं तो यही चीज़ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट आपको करता है कि आपके जीवन के जो प्रॉब्लम है उसको कम कैसे किया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ रेमेडीज। ये रेमेडीज वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की जो आपने हमें बताई है, राइट, वो रेमेडीज बेसिकली अगर इंसान शुरू कर दे तो हम 20-30% की ग्रोथ 100% इन देयर लाइफ ला सकते दे कैन इम्प्रूव। भले वो रिलेशनशिप में हो, या अपने बिजनेस में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो इंक्रीज कर सकता है। राइट। अब रेमेडीज़ कैसे काम करती है? देखो, बेसिकली क्या होता है, जैसे डॉक्टर आपका एनालाइज करता है और बोलता है आपके बॉडी में ये विटामिन कम है, इसको बढ़वा लो। जी, सेम तरीके से अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो क्यों आ रहा है, सबसे पहले उसका एनालिसिस होना चाहिए। वो आपसे बिना बात किए
अगर आपका टाइम सही है तो आपकी कुंडली दिख के मैं बता सकता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे है। यानी अगर 2 हस्बैंड वाइफ है, एक काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है और दूसरे कम है, तो प्रॉब्लम्स आने वाले। आने वाली है। तो कहाँ पे काम करना है वो इम्पोर्टेंट है। जो पहले एक और मिथ था कि मंगल है, लड़की के मांगलिक है, हाँ। तो लड़का मर जाएगा या सास मर जाएगी या ससुर मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे क्या लॉजिक था, हजारों कुंडलियों में एक कुंडली ऐसी होती है जहाँ पे उसके लाइफ इम्पैक्ट होता है। 1 लाख में से एक कुंडली पकड़ लो आप, बाकी 99.99% उसका और आपकी लाइफ का कोई लेने देना है नहीं। अच्छा, इम्पैक्ट कहाँ होता है, अगर कोई लड़का मांगलिक है तो उसका मंगल कौन से ग्रह में बैठा है, वो कहाँ पे मांगलिक है, मतलब वो पावरफुल होगा। अच्छा, किसी का मांगलिक मास मतलब पावरफुल है। वो लड़के या लड़की में एनर्जी ज़्यादा होती है जी। अब एक पार्टनर में से एक पार्टनर काफ़ी एनर्जेटिक है और दूसरा एकदम ठंडा लेके आओ, कैसे शादी होगी? नहीं जमेगा। और शादी होने का टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। तो फिर उन्होंने क्या कहा, अगर लड़का मांगलिक है, एनर्जेटिक है, लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। अगर दोनों मांगलिक है, दोनों एनर्जेटिक है, तो उनकी लाइफ चल सकती है। नहीं तो लड़का ओवर पावर करेगा तो लड़की ओवर पावर करेगी और दोनों की लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो ये रीज़न ना बताते हुए फिर वो धीरे धीरे होता है ना कि मिथ हो जाता है, फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। मांगलिक है तो माँ मर जाएगी, पति मर जाएगा, ये मर जाएगा, फिर वो उसके ऊपर आरोप कर दिया आरोप हो जाता है। यार फिर क्या तुम्हारी होता है, वजह से ये हो गया। हाँ, और फिर क्या होता है, जो पढ़ा लिखा है वो बोलता है कुछ भी बोल रहे हैं, मांगलिक होने से मैं कैसे मर सकता हूँ? क्योंकि हम दोनों पे विश्वास करते हैं, हम साइंस पे भी विश्वास करते हैं उस पे भी और करते हैं, इस वास्तु पे भी करते हैं। बट अगर उसको वो चीज़ सही तरीके से ट्रांसफर होती कि मांगलिक क्यों होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको पहले ही बताया पहले ही जाता, बताया फैमिली को जाता। समझाया जाता, राइट। तो शायद वो जो भी होता मान उसको वो लेता, एक्सेप्ट करते थे और अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में। पॉजिटिवली अब वो ले नेगेटिव सकते। एनर्जी स्टोर कर ली उन्होंने। अब क्या हो जाता है कि लड़के मांगलिक है, शादी मत करो, शादी मत करो। अरे मांगलिक अच्छा होता है, शादी में मंगलसूत्र पहनाते हैं तो मंगल अच्छा होता है। बराबर। अब आपको पता है, और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो मंगलसूत्र हम लोग पहनते हैं, ये रेमेडीज से रिलेटेड इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या होता था, पहले जो मार्स प्लैनेट है उसका जो मूंगा आता है वो गले में पहना जाता था। मार्स बोले तो मंगल। हाँ, उसके साथ में ब्लैक ऑब्सिडियन के काले मनी दिए जाते थे सेफ्टी के लिए। और मार्स का जो मूंगा है वो आपकी एनर्जी बढ़ाएगा। शादी के बाद लड़की को क्या जरूरत होती है, सेफ्टी की और एनर्जी की, वो मंगलसूत्र देने वाला है। इसलिए हमारे घर जो पूर्वज है उन्होंने बोला मंगलसूत्र पहनाओ। धीरे धीरे क्या हो गया, लॉजिक साइड में रह गया। अब मंगलसूत्र में ना मूंगा आता है ना ब्लैक ऑब्सिडियन आता है, अब तो बस वो एक तरीके का ऑर्नामेंट्स हो गया और हम लोग उसको पहनते। या फिर आपने अगर देखा रहेगा, जो छोटे बच्चे होते देखा उसके हाथ में कभी काले और लाल धागे मनी हम लोग पहनाते थे बचपन में। अब उसके पीछे क्या रीज़न था, नजर ना लगे ऐसा कुछ। तो वो काला धागा पहनने से या काला, उससे क्या होगा इम्पैक्ट, उसके पीछे एक्चुअल रीज़न ये था, जो काला और लाल पहनाया जाता था ना, वहाँ पे भी मार्स का मूंगा पहनाया जाता था। अच्छा, वहाँ पे भी मार्स का मूंगा ही पहनाया और ब्लैक ऑब्सिडियन पहनाया जाता था। अच्छा, ताकि वो बच्चे में एनर्जी ज़्यादा रहे और नेगेटिव एनर्जी से सेफ रहे। वो रह गया साइड में। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक के मनी आ गए और हम लोग प्लास्टिक पहनना शुरू कर दिया। प्लास्टिक का इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो बहुत सारी जगहों पे हमारे जो पूर्वज थे वो विथ लॉजिक चीज़ें यूज़ करते थे। धीरे धीरे हमारा लॉजिक ख़त्म हो गया और फिर वो अंधश्रद्धा में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमको चीज़ें अगर पता है तो जो रेमेडीज़ के, हम वापस रेमेडीज़ पे आता हूँ, अगर वास्तु में जो रेमेडीज़ हम लोग करते हैं तो कौन से प्लैनेट की कौन सी एनर्जी कौन से क्रिस्टल से मैच होती है, कौन से जेमस्टोन से मैच होती है। जो आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अमिताभ बच्चन भी कुछ जेमस्टोन पहनते हैं, तो आपके लिए कौन सी एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, ये जेमस्टोन वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे अगर आप पन्ना पहनोगे, इमराल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बुध मर्क्यूरी की एनर्जी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करके स्टोर करता है। ओके। अब मर्क्यूरी क्या है, आपके बिजनेस का है, आपके कम्युनिकेशन का है। मतलब आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका मनी अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपने हाथों में पहना है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। वही मर्क्यूरी अगर आपके वास्तु में कुछ दोष है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो इम्प्रूव करेगा, तो वो डायरेक्शन में लगाने से आपको रेमेडी मिलेगी। इट्स ऑल कनेक्टेड। तो दोस्तों, आज की कन्वर्सेशन यहीं तक थी। उम्मीद है कि आज के डिस्कशन से आपको वास्तु, एनर्जी और लाइफ के डिसीजन को लेकर एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको नई चीज़ बताने वाले हैं, वो है वर्ल्ड ऑर्डर की, स्टॉक मार्केट की,
बिजनेस एस्ट्रोलॉजी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। अनूप जी, फिर से मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू। थैंक यू।